डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि ये हमारा ओबीजी का लेक्चर चल रहा है मिडवाइफरी का, जो कि यूपी ट्रिपल एससी और डी ट्रिपल एसबी एएनएम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उन लोगों के लिए एक थ्योरी क्लास है। जिन लोगों ने भी डी ट्रिपल एसबी और यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आल स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो हम लोग देख चुके थे कि ओबीजी में 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि प्लेसेंटा क्या होता है, और फिर प्लेसेंटा के बाद हम लोग देखे थे कि इसका मैटरनल सरफेस क्या होता है और जो है फीटल सरफेस क्या होता है। ये सब हम लोग देख चुके थे। फीटल सर्कुलेशन के बारे में देख चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि फीटस किस तरीके से फीटस का निर्माण होता है, किस तरीके से वो एक ओवा का निर्माण होता है। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फीटस का इम्प्लांटेशन होता है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आप पढ़े हैं ये सब चीज़ें, मुझे पता है आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो आपको थ्योरी क्लास में लिखना था। वो थ्योरी आपको लिखनी थी पूरी, जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरा लिखना रहता था, लेकिन इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करनी है, ना कि पूरी थ्योरी रटनी है। तो इसलिए मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ें ही बताऊंगी जो कि आपकी एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को पूरी थ्योरी रटने के लिए। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप पढ़े हैं बहुत अच्छा है, उसको अभी आप एक साइड में करिए और आप इस पर फोकस करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, हाँ, आपको कंसंट्रेट होकर वीडियो को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, लास्ट में कुछ आपसे क्वेश्चन भी करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए जो मेल गैमेट होता है ना, फीटस का निर्माण हम देखते हैं कि किस तरीके से फीटस का निर्माण होता है। तो देखो, फीटस का जो निर्माण होता है वो मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मतलब हो गया जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का ओवा। मेल का स्पर्म का मतलब हो गया पुरुष के जो शुक्राणु हैं, जब महिला के ओवा से मिलते हैं, जिसको अंडाणु कहते हैं, जब उनसे मिलते हैं दोनों आपस में, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट, जिसको हम जाइगोट ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाइगोट ही कहते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मन पे मत लीजिएगा कि मैं जाइगोट बता रही हूँ। तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो हम कहते हैं। एम्ब्रियो कितने वीक के बेबी को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद जाइगोट के निर्माण होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के निर्माण होने के बाद फीटस का निर्माण होता है। अब इसको हम देखते हैं कि जाइगोट जो होता है वो 0 to 2 वीक के बेबी को हम जाइगोट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही करना है। और एम्ब्रियो किसको कहते हैं, 2 से 8 वीक के बेबी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और फीटस कब हम कहते हैं, तो 8 वीक के बेबी को और बर्थ तक हम क्या कहते हैं, उस बच्चे को फीटस कहते हैं। तो जो माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, उसको 2 वीक का जब समय रहता है, तो 2 सप्ताह के समय तक हम उसको जाइगोट के नाम से पुकारते हैं। और 2 से 8 वीक के सप्ताह तक हम उस जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद 8 वीक के बाद, 8 वीक से लेकर एक जन्म के समय तक हम उसको फीटस, जिसको हम हिंदी में भ्रूण के नाम से जानते हैं, तो उसको हम भ्रूण कहते हैं। ये हो गया, ठीक है, इसको इधर रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पर्म की जो साइज़ है वो कितनी होती है। तो स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। तो शुक्राणु की जो साइज़ होती है वो 50 माइक्रोग्राम होती है। कितनी होती है, 50 माइक्रोग्राम होती है। और इसकी लाइफ 48 से 72 घंटे तक होती है। लाइफ मतलब जीवन काल होता है। तो जब शुक्राणु का निर्माण होता है एक पुरुष में, जो कि शुक्राणु का निर्माण पुरुष में ही होता है, तो जब मेल में शुक्राणु का निर्माण होता है तो 48 से 72 घंटे तक वो एक्टिव रहते हैं। वो उनका जीवन काल 48 से 72 घंटे तक होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसकी कोई हिंदी नहीं है कि आप लोग पूछें। तो स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसी को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस की लीडिंग सेल करती है, उनको न्यूट्रिशन सेरोटोनियल सेल देती है। देखो क्या है कि स्पर्म जो कि जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन कौन करता है? टेस्टिस, जिसको हम वृषण के नाम से जानते हैं। तो उसका जो उत्पादन है वृषण की लीडिंग सेल करती है। जो वृषण के अंदर जो सेल्स मौजूद रहती हैं वो लोग इसका क्या करती हैं? उत्पादन स्पर्म का करती हैं। उनको जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो कौन करता है? तो सेरोटोनियल सेल होती हैं। एक न्यूट्रिशन जो होता है सेरोटोनियल सेल होती हैं, वही उनको देती हैं। तो सेरोटोनियल सेल आपको याद करना है। स्पर्म बनने में 74 दिन का समय लगता है। तो स्पर्म को बनने में 74 दिन का समय लगता है। ओवा क्या होता है? तो देखो ओवा मतलब होता है अंडाणु। ओवा मतलब क्या होता है? ओवा मतलब होता है अंडाणु। तो ओवा का साइज जो होता है वो 130 माइक्रोग्राम होता है। इसको याद करिएगा कि ओवा का जो साइज होता है वो 130 माइक्रोग्राम होता है और इसकी लाइफ 12 से 24 आवर की होती है। देखो ओवा जब बनता है तो 12 से 24 आवर के बीच में, मतलब 12 से 24 घंटे के बीच में अगर कोई स्पर्म आके, आपको समझाती हूँ, तो 12 से 24 क्या होता है कि अगर इसी टाइम पे कोई स्पर्म, जैसे कि ओवा का निर्माण हुआ, ठीक है, ओवा का निर्माण हुआ, अगर इसी टाइम पे कोई स्पर्म आके ओवम से मिल जाता है, मतलब स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु और ओवा मतलब हो गया अंडाणु, अगर ये आकर मिल जाता है तब तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अगर 24 घंटे तक नहीं आकर मिला, कोई भी स्पर्म बाहर से आकर नहीं मिला, तो ये फिर इनका डेथ होने लगता है और उसके बाद ये मेंस के तरीके से, मेंस के रूप में बाहर आने लगती हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस क्या होता है? तो ओजेनेसिस, ओवा के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस मतलब होता है कि ओवा मतलब अंडाणु, अंडाणु के उत्पादन और निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओजेनेसिस कब होता है? तो ओजेनेसिस जो होता है वो 6 से 8 डे का टाइम लगता है। तो ओजेनेसिस में क्या होता है? 6 से 8 दिन का समय लगता है ओजेनेसिस होने में। मतलब ओवा के निर्माण में, अंडाणु के निर्माण में 6 से 8 दिन का समय लगता है। इसी को हम ओजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओवरी में संपन्न होता है। ये प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होता है? तो ये प्रक्रिया ओवरी में संपन्न होता है। ओवरी मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि ओवरी मीन्स क्या होता है। तो ओवा या ओवम, जिसको हम ओवा या ओवम कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं, स्पर्म जो कि शुक्राणु हो गया। ये किस तरीके से बनते हैं? तो 22+X जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो जो माता के अंदर जो 22 क्रोमोसोम होते हैं और इस मेल के अंदर जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, वो दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम होता है, जिसको हम X और Y कहते हैं, तो माता के अंदर जो होता है वो XX क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। और स्पर्म में जो होता है, जो मेल में होता है वो XY क्रोमोसोम होता है। तो यही जो XX क्रोमोसोम और ये XY क्रोमोसोम, यही जिम्मेदार होते हैं कि बेबी किस लिंग का होगा। तो बेबी लड़का होगा या लड़की होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ पिता ही होते हैं, क्योंकि माता का तो XX क्रोमोसोम होता है तो एक यक्स ही जाता है, चाहे जो क्या हो कि चाहे जो स्ट्रांग हो, अगर ये यक्स चाहे जो दोनों में से XX क्रोमोसोम ही होता है, तो चाहे जो क्रोमोसोम जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेल का स्पर्म होता है, मेल के स्पर्म के थ्रू जब XY क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो अगर जो पिता होते हैं उनका Y क्रोमोसोम स्ट्रांग होता है तो लड़का होता है, और अगर X क्रोमोसोम स्ट्रांग रहता है तो क्या होता है कि लड़की होती है। अब देखो ये बात होगी। अब बात करते हैं कि कब 2 सेल बनता है, कब 4 सेल बनता है। तो देखो 2 सेल जो होता है, 2 सेल का निर्माण, जिसको हम ब्लास्टोमेरा के नाम से जाते हैं, तो इसकी कोई हिंदी नहीं है, जिसकी हिंदी रहेगी उसको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल वो रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग जिसकी भी हिंदी रहेगी उसको मैं ज़रूर बताऊँगी। 2 सेल मतलब 2 कोशिका जब निर्माण होता है उसको हम ब्लास्टोमेरा कहते हैं, और ये 30 घंटे के अंतर्गत होता है। 4 सेल मतलब 4 कोशिका का निर्माण कब होता है? तो 40 घंटे के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब 40 घंटे के बाद होता है। निषेचन की प्रक्रिया के 40 घंटे के बाद 4 सेल का निर्माण होता है। अब ये देखो, ये फीटस बन गया, ठीक है, ये
क्या हो गया, ये जाइगोट हमारा, ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट का निर्माण हो रहा है। अब उसी की बात कर रहे हैं कि कब इसमें 4 सेल होगा, कब इसमें 2 सेल होगा, कब इसमें 8 सेल होगा। ठीक है, 8 सेल का निर्माण कब होता है, तो 72 घंटे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब 72 घंटे के बाद 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के। 16 कोशिका, जिसको हम 16 कोश के विभाजन कहते हैं, तो आप लोग इससे परिचित होंगे। इसको मारुला कहते हैं। ये कब होता है, तो 96 आवर फर्टिलाइजेशन के, मतलब निषेचन प्रक्रिया के 96 घंटे के बाद ये प्रक्रिया, इसको हम 16 कोश की विभाजन कहते हैं, जिसको मोरेला के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोरेला किसे कहते हैं, तो मोरेला में या फिर कितने सेल होते हैं, तो ये आता है, तो आप लोगों को लगाना है 16 सेल होते हैं। मॉरुला 5 से 6 दिन पर फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी, गर्भाशयी गुहा में आ जाता है। जो मॉरुला रहता है, मॉरुला जो रहता है वो क्या करता है कि 5 से 6 दिन पर फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी, जो गर्भाशयी गुहा रहता है, वो फैलोपियन ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब ही होता है, तो 5 से 6 दिन पर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशयी गुहा में आ जाता है मॉरुला। यहाँ यह फ्लोटिंग करता रहता है। यहाँ ये ऐसे, मतलब फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता रहता है। वो अपने लिए जगह खोजता है कि कौन सी जगह मेरे लिए बेटर है, कहाँ पे मैं इम्प्लांट हो सकता हूँ। तो इसी प्रक्रिया के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जब फ्लोटिंग करता रहता है, तो इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसी फर्टिलाइजेशन में ही बच्चा फ्लोटिंग करते करते वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, तो इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या फिर कभी कभी यूट्रस में नहीं जाता है, और कहीं ये जो फैलोपियन ट्यूब का ऐसे पार्ट होता है, जो पतली नलिका होती है, वहाँ सब जाकर इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ सब हो जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसी को कहते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फ्लोटिंग करता रहता है और 11वें दिन गर्भाशयी दीवार पर इम्प्लांट हो जाता है। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे तैरता रहता है, जैसे कि आप ही हैं, कहीं जाएंगे तैरते रहेंगे, जहाँ आपको अच्छा सा जगह मिलेगा वहाँ पर आप बैठ जाएंगे। तो उसी तरीके से जब इसको गर्भाशयी दीवार पर जाकर 11वें दिन इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं हैटमैन साइंस क्या होता है। हैटमैन साइन जो कि एक चिन्ह है, हैटमैन चिन्ह क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, हैटमैन साइन की। तो हैटमैन साइन क्या होता है, तो देखो, नडेटेशन या इम्प्लांटेशन मतलब होता है आरोपण, जो निषेचन के बाद होता है, तो उसके दौरान वेजाइना से हल्की ब्लीडिंग होना ही हैटमैन साइन कहलाता है। देखो क्या होता है कि क्या होता है, जब भी कोई फीमेल या मेल आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद क्या होता है कि 11वें दिन पर जब बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसको जगह मिल जाती है, जैसे कि फ्लोटिंग करता रहता है, और बेबी, जैसे कि हमारा जो बॉडी रहता है, एक फीमेल की जो बॉडी रहती है, वो उस तरीके से रहती है कि कुछ भी नया प्रोडक्ट अगर जाएगा, तो जायज़ सी बात है, अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पे नया प्रोडक्ट, और उसके बाद अगर कोई नई चीज़ वहाँ पे जाएगा, जैसे कि ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बलून्स की बात करें, अगर बलून्स में है और अगर उसमें कुछ डाला जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो फूट जाएगा, या फिर कुछ ऐसा, मतलब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो होगा ही। तो इसी तरीके से जब एक क्या होता है कि एक इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, 11वें दिन पे जब इम्प्लांटेशन होता है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग जो आती है, वो एक नॉर्मल कंडीशन रहता है, क्योंकि एक नया चीज़ गया रहता है बॉडी के अंदर, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ से हटेंगी, तो इसीलिए ब्लीडिंग आ जाता है। बाकी इसका कोई, उसी को हम हैटमैन साइन कहते हैं। ये क्या होता है कि कुछ फीमेल्स में आता भी है, और कुछ फीमेल्स की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से किसकी बॉडी है, तो उसी तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्म किस तरीके से जाता है, और बाकी लेक्चर हम कल की क्लास में करेंगे। तो देखो, स्पर्म ये हो गया हमारा, स्पर्म हो गया, और ये हो गया ओवम। तो इसको, इसी स्पर्म के आगे क्या रहता है कि हेलोराइडेज एंजाइम होता है। हेलोराइडेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है कि स्पर्म को अंदर जाने में, ओवम के अंदर लेकर जाने में ये बहुत हेल्पफुल
प्रक्रिया करता है, जैसे कि एक सहायक होता है। ये जो एंजाइम होता है, ये जो प्रोटीन होता है, वो ओवम के अंदर स्पर्म को लेकर जाने में बड़ी सहायता करता है। और उसके बाद जब स्पर्म यहाँ इसके अंदर चला जाता है, ओवम के अंदर चला जाता है, तो ओवम क्या होता है कि बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा नहीं जाने को मिलता। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसी स्पर्म में, अरे इसी ओवम में बहुत दो स्पर्म चले जाते हैं। जैसे कि 2 स्पर्म, अगर मेल का 2 स्पर्म स्ट्रॉन्ग रहता है, तो क्या होता है कि इसी ओवम में 2 स्पर्म एंटर कर जाते हैं एक ही साथ। तो क्या होता है, तो जो हम लोग देखते हैं ट्विंस बेबी की कंडीशन, तो इसी के थ्रू होती है। जब एक ही ओवम में 2 स्पर्म एंटर कर जाते हैं, तो जो ये ओवम होगा, जो ये फीटस होगा ना, उसका सेक्स भी एक होगा। जैसे कि जो बच्चा, ये अब ये ओवम है तो फर्टिलाइजेशन हो ही गया, तो एक बच्चा होगा। तो जो बच्चा होता है तो उसका सेक्स भी एक रहता है और उसका फेस भी एक रहता है। मतलब आप देखते होंगे कि आप कहते होंगे ये देखो बिल्कुल ट्विंस लग रहे हैं। तो इस तरीके से इस कंडीशन में ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो माता का 2 ओवम होता है, जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेंस बंद होने के बाद जब फिर से ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं, जब ओवुलेशन होता है, तो ऐसा होता है कि देखो जो ओवुलेशन होता है, एक बार आपको इसके थ्रू दिखाती हूँ। पेज भी तो नहीं है भाई, देखो ऐसा ही हो गया फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब तो इतना अच्छा बन नहीं पाएगा, ऐसे ही तो कुछ होता है ना फैलोपियन ट्यूब ऐसे। हाँ, तो आपको समझाने के लिए बताती हूँ बस। तो फैलोपियन ट्यूब होता है इस तरीके से। तो एक बार इस, जैसे कि अगर दाएं साइड से इस बार ओवुलेशन हुआ है, अगर बाएं साइड से इस बार ओवुलेशन हुआ है और ओवम मतलब अंडाणु निकला है, तो इस बार क्या होगा, इस बार जब दूसरी बार मेंस आना स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म आना स्टार्ट होता है, तो अगर इस तरफ से ओवुलेशन हुआ रहता है, तो दूसरी बार इस तरफ से ओवुलेशन होता है, तो इस तरफ से नहीं होता। फिर जब तीसरी बार, जैसे कि मेंस अगर कोई स्पर्म नहीं आया और फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ, तो फिर मेंस का आना तो स्टार्ट ही रहता है। तो फिर क्या होता है, ओवुलेशन होता है, फिर ये मेंस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। फिर जब दूसरी बार होता है, फिर मेंस आता है, तो मेंस के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। तो एक बार इस साइड से आता है, ओवुलेशन होता है एक बार इस साइड से होता है। लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है कि ओवुलेशन की जो प्रक्रिया है ये दोनों तरफ हो जाती है, मतलब इस तरफ भी अंडाणु बन जाते हैं और इस तरफ भी अंडाणु बन जाते हैं माता के फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या होता है, और इसी बीच अगर कोई महिला किसी मेल से रिलेशन बनाती है, तो क्या होता है कि स्पर्म आते हैं, स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, तो कुछ स्पर्म इधर जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर जाते हैं। लेकिन जब एक ही ओवम रहता है, तो जो स्पर्म इधर गए हुए रहते हैं उसमें से कोई स्ट्रॉन्ग स्पर्म रहता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लेता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब इधर भी और जो इधर गए रहते हैं स्पर्म, वो सब क्या होते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, कुछ घंटों के बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब माता के दोनों तरफ ओवुलेशन हुआ रहता है, तो ये ओवा भी आया रहता है कुछ दूर तक। फिर जब ये लोग फर्टिलाइजेशन, मतलब इधर भी कुछ स्पर्म गया, इधर भी कुछ स्पर्म गया, तो इधर के भी कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जो कि स्ट्रांग होंगे, इधर के भी कुछ स्ट्रांग होंगे। तो जब एक स्पर्म घुस जाता है, एक स्पर्म अंदर चला जाता है, तो फिर ओवम बंद हो जाता है। फिर मान लो इधर भी गया, इधर भी बंद हो गया, और इधर भी गया, इधर भी ओवम है, अंडाणु है, तो फिर इसके अंदर भी जब स्पर्म गया, तो ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, मतलब 2 बेबी, ट्विंस बेबी आ गए। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके सेक्स और इनकी फेस, इनकी एक्टिविटी दोनों अलग अलग रहती है, सेम नहीं रहती है। तो क्योंकि अगर एक ओवम के अंदर स्पर्म 2 स्पर्म एंटर करते हैं, तो क्या होता है, तो उनकी एक्टिविटी, उनका सेक्स, हर एक चीज़ सेम होता है। लेकिन जब 2 ओवम के अंदर एंटर करते हैं, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आपने सुना कि उनको एक साथ 2 बच्चे हुए, जिसमें कि एक लड़की और एक लड़का हुआ, और उन लोगों का फेस भी बिल्कुल चेंज है। तो ये कंडीशन इसमें देखी जाती है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हम लोग और बातें करेंगे कल। हाँ, आपसे तो क्वेश्चन भी करना है। चलिए ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बताइए कि कितने वीक के बेबी को हम जाइगोट कहते हैं, और कितने वीक के बेबी को हम एम्ब्रियो कहते हैं, और कितने वीक के बेबी को हम फीटस कहते हैं। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
और हाँ, अगर आपने DSSS का फॉर्म भरा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में भी बताइएगा कि हाँ आपने वो फॉर्म भरा है या नहीं। और अगर नहीं भरे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए UPSSC और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए भी बेस्ट है। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद भारत।